गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लेसन 4 कर रहे थे। लेसन 4 में हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था। ब्लड ग्रुप के अंदर हमने गर्भ रक्ताणु कोरकता तक पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें रक्ताधान टॉपिक की। टॉपिक का नाम है रक्ताधान। रक्ताधान को हम इंग्लिश में ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोल सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्ताधान क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको रक्त की आवश्यकता है, जिस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को अगर हम या कोई भी व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति रक्त देता है, तो व्यक्ति में जब रक्त चढ़ाया जाता है तो रक्त चढ़ाने की जो क्रिया है उसे ही हम क्या कह देते हैं, रक्ताधान कहते हैं। सर्वप्रथम जो रक्ताधान है, सर्वप्रथम रक्ताधान एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया जिसका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। वैज्ञानिक का नाम है, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इन्होंने सबसे पहले रक्तादान किया था और इन्होंने सबसे पहले एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ का रक्त चढ़ाया था। इस भेड़ का रक्त इस बालक के अंदर सबसे पहले चढ़ाया था। आजकल तो बैन है, जो मनुष्य होता है उसको मनुष्य का रक्त ही चढ़ाया जा सकता है और जानवर होते हैं उनमें जानवर का रक्त ही चढ़ाया जाता है। तो ये जानवर का रक्त जो जीन बैप्टिस्ट डेनिस थे, इन्होंने बालक में चढ़ाया था उस समय सबसे पहले। तो हम परिभाषा के अनुसार ये बोलेंगे कि रक्ताधान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पाद, ये जैसे कि प्लेटलेट्स हो सकती हैं, प्लाज्मा हो सकता है, ये अगर हम इन रक्त आधारित उत्पादों को स्थानांतरित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रक्ताधान कहते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पाद, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, आदि को स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, रक्ताधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्ताधान जो है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, रक्ताधान और एक शब्द होता है रक्तदान। रक्तदान और रक्ताधान में फ़र्क होता है। रक्तदान का मतलब होता है रक्त का देना, रक्त को देना। जब हमारी बॉडी से रक्त निकाल लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। हमने रक्त अपना दे दिया। रक्ताधान क्या होता है कि किसी व्यक्ति में रक्त को चढ़ाना, उसके बॉडी के अंदर इंक्रीज करना, चढ़ाना, वो क्या कहलाता है, रक्ताधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रक्ताधान की आवश्यकता क्यों हुई। हमने रक्ताधान क्यों किया, ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि हमें रक्ताधान करना पड़ा। तो इसके कई बिंदु हैं, बिंदु से समझेंगे। पहला बिंदु है कि किसी व्यक्ति में अगर चोट लग जाती है या अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है, रक्त बह जाता है, तो उसे रक्त की उसके शरीर में कमी हो जाती है, जिसके लिए उसे रक्त देना या रक्ताधान करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रक्तहीनता हो जाती है, रक्तहीनता का मतलब रक्त की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में भी रक्ताधान की आवश्यकता होती है। तीसरी बात करें तो शल्य चिकित्सा,
शल्य चिकित्सा के दौरान, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन की बात करते हैं। शल्य चिकित्सा जो है इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, सुश्रुत नामक वैज्ञानिक ने की थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ शल्य चिकित्सा की। ऑपरेशन जो होते हैं उस दौरान भी रक्त के काफ़ी बह जाने से या रक्त अदर क्रिया के लिए रक्त को चढ़ाया जाता है पेशेंट में, तो शल्य चिकित्सा के दौरान भी क्या किया जाता है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करें तो रक्त में बिंबाणुओं की मात्रा कम हो जाए, बिंबाणु या प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, बिंबाणु को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम हो गई तो भी हम क्या करते हैं, उसमें रक्तदान की आवश्यकता होती है। रक्त के द्वारा उसमें बिंबाणुओं की संख्या को अधिक किया जाता है। अगली बात करें तो जो हीमोफीलिया के रोगी होते हैं, हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि रोगी के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। रक्त के थक्के की बात करें तो मतलब कि अगर उसके चोट लग जाए तो जब चोट लग जाती है तो जो रक्त होता है वो अपने आप ही रुक जाता है 5-10 मिनट के अंदर। लेकिन क्या होता है कि हीमोफीलिया से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता, यानी एक बार चोट लगने के बाद में रक्त लगातार बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। और ऐसे रोगियों में भी किसकी आवश्यकता होती है, रक्त की आवश्यकता होती है, और रक्त की आवश्यकता के लिए उनमें रक्तदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम तो जो दातर कोशिका अरक्तता रोग होता है, दातर कोशिका अरक्तता, इस रोग को हम सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया या दातर कोशिका अरक्तता जो रोग होता है, इस रोग में क्या होता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखना, ये जो दातर कोशिका अरक्तता रोग होता है, दातर कोशिका अरक्तता में क्या होता है कि रक्त की कमी होती है, रक्त की कमी। इस रोग में क्या होता है, जो आरबीसी होती है ये आरबीसी हसिया के आकार की हो जाती है, हसियाकार हो जाती है, आरबीसी की संख्या की कमी हो जाती है, जिससे रक्त की कमी हो जाती है। तो ऐसे रोगियों में भी क्या करते हैं, रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो ये हमने बात की रक्तदान की आवश्यकता की कि रक्तदान की आवश्यकता हमें क्यों है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात करूं रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान जो होता है इसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से होता है। तो रक्तदान की प्रक्रिया इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिएगा, रक्तदान की प्रक्रिया की बात करते हैं। रक्तदान जो प्रक्रिया होती है एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, यानी कि कोई घर बैठे रक्तदान नहीं कर सकता, इसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, डॉक्टर ही सही तरीके से इसको कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को करने के कुछ तरीके हैं, पॉइंटों के रूप में, बिंदुओं के रूप में इसको पढ़ेंगे। पहला जो बिंदु है वो है रक्त संग्रहण, ब्लड कलेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दाता होता है, दाता का मतलब जो रक्त देने वाला होता है किसी अन्य रोगी को या किसी भी पेशेंट को, तो उस दाता का जो रक्त होता है, दाता जो होता है उसका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य का परीक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उस दाता के अंदर कोई रोग होगा तो उसके रक्त जब किसी दूसरे पेशेंट को देंगे तो उसमें भी वो रोग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। उसके बाद में स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात जो कैनुला होती है, कैनुला आप समझते हैं, प्रवेशनी बोल देते हैं, आपने कभी ग्लूकोज चढ़ाई हो
तो यहाँ पे इस जगह पे जो एक ग्लूकोज चढ़ाने के लिए जो सुई का यूज लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रवेशनी या कैनुला कहते हैं। कैनुला जो होती है, इस कैनुला के माध्यम से निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियाँ होती हैं। इन थैलियों में क्या करते हैं, इस कैनुला के माध्यम से दाता के शरीर से रक्त निकाल लिया जाता है और इन थक्का रोधी थैलियों में भर लिया जाता है। अब क्या होता है कि संग्रहित जो रक्त होता है, जो हमने इकट्ठा किया है रक्त, संग्रहित जो रक्त है थैलियों के अंदर, इनका प्रशीतित भंडारण किया जाता है। प्रशीतित भंडारण का मतलब होता है इन्हें एक ऐसी जगह पे, इनका जो भंडारण क्षेत्र होता है, भंडार गृह होता है, उस भंडार गृह में रख के, जो ये ठंडा होता है इसलिए प्रशीतित नाम आया है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे इसको रखा जाता है। संग्रहित रक्त को प्रशीतित भंडारण में रखा जाता है ताकि क्या हो, यहाँ पे क्या होता है कि जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती। टेम्परेचर बहुत कम होता है, जीवाणुओं की ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती, तो इसलिए रक्त को जीवाणुओं से बचाने के लिए जो संग्रहित रक्त होता है इसे प्रशीतित भंडारण किया जाता है। इसके बाद में बात करें तो संग्रहित रक्त जो होता है, इस संग्रहित रक्त में कई प्रकार की जाँच की जाती है, जैसे कि HIV की जांच। HIV एड्स का विषाणु होता है, रोगजनक होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नाम होता है इसका। इसके द्वारा क्या होता है, एड्स रोग होता है। अगर किसी व्यक्ति में एड्स रोग है तो उसके रक्त में HIV मिलेगा, और जब ये रक्त किसी अन्य व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो उसके भी अंदर भी HIV वायरस चला जाएगा, जिससे वो भी क्या हो सकता है, एड्स से ग्रसित हो सकता है। तो हम HIV RH कारक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रक्त समूह है। रक्त समूह का मतलब है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, B है, क्योंकि जिसको दाता को हम, जिस ग्राही को हम दे रहे हैं रक्त, उसका ब्लड ग्रुप उससे सेम होना चाहिए। रक्त समूह है या हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस एक प्रकार का रोग होता है। इन कुछ रोगों की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं कि उस रक्त के अंदर इनके जीवाणु या वायरस नहीं है। आरएच कारक जो है वो पॉजिटिव है क्या, तो पॉजिटिव है तो वो जो पेशेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, या ये नेगेटिव है तो ये किसी को भी रक्त दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समूह का भी मिलान करना चाहिए। इसके बाद में क्या है कि जो संग्रहण है रक्त का, रक्त संग्रहण के पश्चात हम क्या करते हैं, रक्त संग्रहण के पश्चात जो दाता होता है, इस दाता को डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए। डॉक्टर की निगरानी में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर इस जो दाता होता है जो वो रक्त दे देता है तो उसके पश्चात उसमें कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है और उस प्रतिक्रिया का तुरंत इलाज कर दे, इसलिए उसे डॉक्टर की निगरानी में कुछ मिनटों या कुछ समय तक रखा जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया रक्त संग्रहण की बात। दूसरी बात करें आधान की। आधान को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, रक्त को रोगी के अंदर चढ़ाएंगे। आधान से पूर्व इसमें भी कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आधान जो होता है यानी कि जो हम रक्त चढ़ा रहे हैं, तो उससे पूर्व, उससे पहले जो मरीज होता है या जो रोगी होता है उसका जो रक्त होता है, उसके रक्त का मिलान दाता के रक्त से करते हैं। हम ये देखते हैं कि इन दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है क्या दाता का रक्त जो है ये हम मरीज को चढ़ा सकते हैं क्या, इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद में हम इसमें आरएच एंटीजन जो है इसको भी पहचानते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जब आधार प्रक्रिया हम शुरू करने वाले होते हैं, तो उससे 30 मिनट पूर्व ही, आधे घंटे पहले ही जो प्रशीतित भंडारण होता है, इस भंडारण में जो रक्त रखा होता है, इस रक्त को निकालते हैं। प्रशीतित भंडारण से 30 मिनट पूर्व ही रक्त को निकाला जाता है, आधान प्रक्रिया शुरू करने के 30 मिनट पहले। इसके बाद में क्या होता है, जो रक्त होता है ये केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जा सकता है। आपको पता है ऐसा तो है नहीं कि रक्त की कमी हो गई, रक्त चाहिए तो हम रक्त को सीधा पी जाएं। ऐसे
रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। तो अंतःशिरात्मक मतलब यहाँ पे कैनुला बांध के शिरा के माध्यम से, जो शिराएं होती हैं इन्हीं के माध्यम से रक्त जो है उसको चढ़ाया जा सकता है, और इसमें प्रक्रिया में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। उसके बाद में हम बात करें तो रोगी जो होता है इसमें आधान संबंधित प्रतिक्रियाएं अगर हों, जैसे उसमें जवर उत्पन्न हो जाए, रक्त आधान क्रिया करते समय उसमें रक्त चढ़ाते समय उसके बुखार आ जाए, या उसमें दर्द होने लगे, या उसमें ठंड लगने लगे उसे, तो इन सब की जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की निगरानी में ये होता है आधान प्रक्रिया, तो डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो आधान जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समझात आधान और एक होता है समजीवी आधान। समझात आधान जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोजेनिक और इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। समझात आधान में क्या होता है कि वह आधान होता है ये जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित किया हुआ जो रक्त होता है वो काम में लिया जाता है। जबकि समजीवी आधान में क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति का रक्त काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति जिसको ज़रूरत होती है रक्त की उसका स्वयं का रक्त ही उसे चढ़ाया जा सकता है, लेकिन समजीवी आधान जो होता है इसमें अन्य व्यक्ति का जो रक्त होता है वो इसके चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आधान प्रक्रिया। अब हम ये समझते हैं कि जो रक्ताधान होता है ये रक्ताधान करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, बरती जाने वाली सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हम क्या करेंगे, दाता व जो रोगी है इसके एबीओ की पहचान करेंगे, एबीओ और आरएस तंत्र की। एबीओ यानी रक्त समूह की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो रोग हम देखेंगे कि जो दाता का रक्त है, दाता के रक्त में कोई हानिकारक रोगाणु या विषाणु या जीवाणु नहीं होने चाहिए, हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो संग्रहित रक्त होता है, संग्रहित जो रक्त होता है इसका वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही हम क्या करें, भंडारण करें। प्रशीतित भंडारण जो करते हैं ये रक्त की पूर्णतः प्रक्रिया, जांच की जो प्रक्रिया है वो करने के बाद ही इसका क्या करें, प्रशीतित भंडारण करें। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त होता है उस रक्त को हम क्या होने से बचाएं, दूषित होने से, प्रदूषित होने से हमें इसको बचाना चाहिए। संग्रहण तथा आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की निगरानी में ही होने चाहिए। चिकित्सक जो है इसी की निगरानी के अंदर, इसी की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, रक्त का संग्रहण होना चाहिए और इसी की उपस्थिति में ही जो रक्त है वो दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, रक्ताधान की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जो रुधिर वर्ग है, जो हमने कल ब्लड ग्रुप पढ़े थे, इन रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है। रुधिर वर्ग है वो क्या काम आते हैं, किस लिए होते हैं, इनका महत्व क्या है। तो हमने पढ़ा कि मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक AB होता है, एक 0 होता है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो ब्लड ग्रुप बने हैं ये किसके कारण बने हैं, तो इसके लिए हमारे शरीर में इनको नियंत्रित करने के लिए 3 एलील होते हैं। एलील हमने पढ़ा था तीसरे लेसन के अंदर जेनेटिक्स में। युग्म विकल्पी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं
उन जीन के जो विपर्यासी लक्षण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो जो 3 प्रकार के एलील होते हैं, IA रक्त में, IB और IO, I0 बोल देते हैं इसको, या इसको स्मॉल आई बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इन तीनों एलीलों में से जो IA होता है इसके द्वारा प्रतिजन A, एंटीजन A का निर्माण होता है। IB जो होता है इसके द्वारा एंटीजन या प्रतिजन B का निर्माण होता है। लेकिन IO या स्मॉल आई के कारण किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं होता है। तो जो IO या I होता है ये अप्रभावी रूप में होता है, मतलब इसका लक्षण प्रकट नहीं होता, न ही इससे कोई एंटीजन का निर्माण होता है। मनुष्य जो होता है इसमें रक्त समूह जो होते हैं इनमें 2 युग्म विकल्पियों की आवश्यकता होती है, या 2 युग्म विकल्पियों के कारण जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। और इस आधार पर 6 प्रकार के युग्म विकल्पी या जीन प्ररूप जो होते हैं वो बनते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप की यहाँ पे, तो ब्लड ग्रुप जैसे A है तो इसका जो जीन प्ररूप होता है वो हो सकता है IA या फिर हो सकता है IAIO। IAIO को मैं IA स्मॉल आई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि IO को हम I भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार B की बात करें तो IBIB जीन प्ररूप हो सकता है या IBIO हो सकता है। इसी प्रकार AB की बात करें तो इसका होगा IAIB। दोनों प्रकार के जो एलील है वो आएंगे तब जाके AB बनेगा। और O जो है ये किसके कारण बन जाएगा, IO या फिर स्मॉल आई से। अब हम बात करें कि रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता जो है, रुधिर वर्ग की जो आनुवांशिकता हो रही है, रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता को हम दर्शाएंगे कैसे, प्रयोग करके देखते हैं एक। तो हम क्या करते हैं कि एक मान लीजिए कोई जनक है, जैसे कि मान लीजिए जो पिता है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो है O, जैसे कि हम O है ब्लड ग्रुप, और जो माता है उसका ब्लड ग्रुप है AB। अब हम देखते हैं कि इनके बच्चों में जो आनुवांशिकता के रूप में रुधिर वर्ग आगे जाएगा वो कौन सा जाएगा, बच्चे जो होंगे वो कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे। तो इसको देख सकते हैं हम रुधिर वर्ग के द्वारा की आनुवांशिकता के द्वारा। देखिएगा, O को हमने कैसे लिखा था, O को हमने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा था, यानी कि IOIO। AB को हमने कैसे लिखा था, IAIB। अब क्या करते हैं, इसमें अगर हम युग्मक बनाएं तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और इसमें बनाएंगे तो इसमें भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होता है कि इस एक का हम इन दोनों के साथ में क्रॉस करवाते हैं। अगर इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो IAIO बना, इसका इसके साथ में करवाया तो IBIO बना, अब इसका इसके साथ में करवाया तो IAIO बना, इसका इसके साथ में करवाया तो IBIO बना। यानी IAIO कहाँ पे है, ये रहा, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या है, A। यानी कि ये जो बच्चा होगा किस ब्लड ग्रुप का होगा, A का होगा। ये बच्चा इसी प्रकार किस ब्लड ग्रुप का होगा, B का होगा। ये बच्चा किस ब्लड ग्रुप का होगा, A का, और ये किसका होगा, B का। तो इस प्रकार से हम रुधिर वर्ग के अनुसार या रुधिर वर्ग की जांच करके हम पैतृक संबंधी विवादों को सुधार सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके उपयोग देखते हैं हम कि जो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता होती है इसके उपयोग या अनुप्रयोग क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं इसको, महत्व को। तो सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण के देकर बताया कि हम पैतृकता संबंधी विवाद जो हैं इनको हल कर सकते हैं।
हम ये पता लगा सकते हैं कि शिशु के असली माता पिता, वास्तविक माता पिता या वास्तविक दंपति कौन है। इसके बाद में हम बात करें तो दूसरी बात है कि हम सफल रक्तदान करवा सकते हैं इसके द्वारा रुधिर वर्ग को जानकर। तीसरी बात करें तो नवजात जो शिशु होते हैं उन नवजात शिशुओं में, जैसे हमने कल पढ़ा था गर्भरक्ताणुकोरकता, गर्भरक्ताणुकोरकता के द्वारा जो बच्चा, पहला जो बच्चा उत्पन्न होता है उसमें रक्त की कमी होती है, जीवित रहता है पर उसमें रक्त की कमी रहती है, तो उस रक्त की कमी को हम बोलते हैं लयनता। तो हम क्या कर सकते हैं, नवजात शिशु में जो लयनता है इसको दूर कर सकते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो जो आनुवांशिक रोग हैं नवजात शिशुओं में, नवजात शिशु के अंदर जो शिशु जन्म लेता है, जब वो माता के पेट में या गर्भ में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके शिशु जो होता है माता के पेट में, उस शिशु के आनुवांशिक रोगों का पता लगा सकते हैं कि उसमें कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है। इसी प्रकार उसमें जो अगर नवजात शिशु के अंदर लयनता उत्पन्न है, रुधिर की कमी है, तो उसको भी हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो ये हमने बात की इसके आनुवांशिकता के अनुप्रयोगों की। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो अंगदान और एक होता है देहदान। अंगदान क्या होता है, देहदान क्या होता है। अंगदान का मतलब होता है अंग का दान करना और देहदान का मतलब होता है देह का दान करना। देह का मतलब शरीर होता है, हम पूरा शरीर दान में दे दें। ये दोनों ही क्रियाएं कब होती है, मृत होने के पश्चात। जरूरी नहीं है कि आप अंग का दान मृत होने के पश्चात ही करें, आप जीवित अवस्था में भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को या आपके परिजन को, आपके परिवार के सदस्यों को किसी भी अंग की आवश्यकता हो जाती है, जैसे वो यकृत हो सकता है, जैसे वो गुर्दे हो सकते हैं, गुर्दे वृक्क को बोलते हैं, जैसे वो आँख हो सकती है, नेत्र हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो ज़्यादातर इन्हीं का दान किया जाता है, लीवर बोलते हैं यकृत को। तो अगर ये खराब हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको नई आंखें दान करके उसके जीवन में वापस रोशनी भर सकते हैं हम। यदि किसी का यकृत लीवर डैमेज हो गया है तो उसको नया लीवर दे सकते हैं, क्योंकि सभी में दो जो गुर्दे होते हैं ये दो होते हैं, लीवर जो होता है वो एक ही होता है। तो जो वृक्क होते हैं अगर ये खराब हो जाते हैं तो वृक्क भी एक क्या किया जा सकता है, दान किया जा सकता है, क्योंकि एक वृक्क के ऊपर भी हम जीवित रह सकते हैं। बस ये है कि उसके बाद में खेलना कूदना थोड़ा कम हो जाएगा, फुटबॉल वगैरह नहीं खेल सकते हैं। तो अंगदान जो होता है ये जीवित अवस्था में भी हो सकता है और मृत होने के पश्चात भी हो सकता है। मृत होने के पश्चात इसकी कुछ लिमिट होती है कि अगर उस प्रत्येक अंग जो होता है इसकी एक निश्चित समय होता है कि मृत होने के पश्चात आँख जो होती है इतने समय तक जीवित रह सकती है, गुर्दे जो है इतने समय तक मृत होने के पश्चात इनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यकृत का, हृदय का भी आजकल ट्रांसप्लांट होने लग गया। तो इन अंगों का एक समय हो जाता है, उसके बाद में मृत होने के पश्चात इनको हम दान कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे व्यक्ति के शरीर में हम अपने आप को जीवित रख सकें, हमारे अंगों को जीवित रख सकें। हम अगर आंखें दान कर देते हैं मृत होने के पश्चात तो दूसरे व्यक्तियों के जीवन में, जो अंधे होते हैं उनके जीवन में रोशनी आ सकती है, वो हमारी आँखों से फिर दुनिया को देख सकते हैं। इसलिए हमें अंग दान जो है वो मृत होने के पश्चात ज़रूरी करने चाहिए, ताकि जो जिनको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वो उनको फ़ायदा पहुंच जाए, क्योंकि मृत होने के पश्चात हमारे तो ये किसी काम के रहते भी नहीं हैं। अब हम बात करें देहदान की। देहदान का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है और इन हॉस्पिटल में या जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, इन मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, MBBS या कोई भी अन्य MS वगैरह, MD वगैरह की पढ़ाई की जाती है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजों में बॉडी की आवश्यकता होती है। बॉडी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ऑपरेशन की प्रैक्टिस करने के लिए बॉडी चाहिए। तो जो बॉडी होती है वो इतनी उनको पर्याप्त नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात अपनी जो बॉडी है इसको हम किसी मेडिकल कॉलेज में
दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, ताकि जो आगे नए पढ़ने वाले बनने वाले जो डॉक्टर हैं वो आपकी बॉडी पर रिसर्च कर सके। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, देहदान किया जा सकता है। दोनों ही कार्य बहुत ही कहते हैं ना पुण्य के काम होते हैं। अंगदान भी कर सकते हैं, देहदान भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है पहले मेडिकल में, जिसके द्वारा फिर उसके बाद में आपको आपकी मृत्यु होने के पश्चात जो अंग आपने लिखा है, जो अंग आपने बोला है, या जो बॉडी आपने अगर देहदान का आपने कहा है तो वो हो सकता है। अंगदान जो होता है, अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 13 अगस्त को। अंगदान या देहदान जो है ये आप बाल्यावस्था में जो 18 साल होती है इसके पश्चात ही कर सकते हैं, यानी युवा होंगे तभी ये फैसला आप ले सकते हैं। अगर 18 साल से पहले अगर कोई बच्चा है जो अंगदान या देहदान के बारे में सोचता है, तो उसके लिए उसके पैतृक या उसके जो गार्जियन होते हैं उनकी अनुमति आवश्यक होती है। तो ये ब्लड ग्रुप वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है अपना। इसके बाद में 4th लेसन में जो दूसरा टॉपिक है प्रतिरक्षा, उसको करेंगे। धन्यवाद।